बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करेंगे जी ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन की, और देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन जो है ये क्या है और किस तरह की जो है ये तंजीम है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या कि इसका सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे कि जो ईयू है यानी यूरोपीय यूनियन है ये किस तरह से इस्टेब्लिश हुई, इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और गोल्स क्या हैं, और इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जो बॉडीज़ हैं, जो वर्किंग बॉडीज़ हैं, उनकी बात करेंगे, और फिर फाइनेंसिंग देखेंगे इसकी जो है वो कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप समझिए कि ईयू है क्या एक्चुअली में। तो ईयू क्या है? यूरोपीय यूनियन जो यूरोप के 28 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूरोप के अंदर मौजूद 28 कंट्रीज़, उनकी जो है ये एक यूनियन है जिसको ईयू कहा जाता है या यूरोपीय यूनियन कहा जाता है, जो कि सिंगल इकोनॉमी के ऊपर, सिंगल करेंसी के ऊपर, और जो बहुत सी यानी और इस तरह की उनकी ट्रीटीज़ जो है वो शामिल हैं उसके ऊपर बेस करती है। यानी उनकी जो 28 कंट्रीज़ हैं उनकी कॉपरेशन, अब ये 27 हो चुके हैं क्योंकि अब यूके जो है वो इसमें से खारिज हो चुका है, तो अब ये 27 कंट्रीज़ हैं। तो ये जो 27 कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, ठीक है, तो ये इनका आपस में अलायंस है और मल्टी डायमेंशनल अलायंस है जिसको जो है वो यूरोपीय यूनियन कहा जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके बैकग्राउंड से कि जो इसका बैकग्राउंड है यानी इसका पस मंज़र क्या है और किस तरह से जो है ये डेवलप हुई। तो इसका बैकग्राउंड स्टार्ट होता है जी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से। यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड हमें पता है कि 1939 से लेके 1945 तक लड़ी गई। और लड़ी कैसे गई कि एक साइड पे अलाइड्स थे और दूसरी साइड पे जर्मनी था, यूरोप के अंदर की बात कर रहा हूँ, और उसके साथ जो है वो इटली जो है वो मौजूद था। तो उसमें हमने क्या देखा कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड थी उसमें जर्मनी ने बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही मचाई यूरोप के अंदर, और यूरोप को जो है वो लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। तो और जर्मनी की वजह से जो है पूरे का पूरा यूरोप जो है वो एक इकोनॉमिक जो है वो डिप्रेशन के अंदर चला गया और उसके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो गए। तो ऐसे में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुई, जो कि अलाइड पावर्स जो हैं उनको फतह नसीब हुई 1945 के अंदर, और जर्मनी को जो है वो शिकस्त होगी और जापान को भी साथ में। तो ऐसे में यूरोप के जो हालात थे वो बहुत बुरे हो चुके थे। अब यूरोप के लिए दो चैलेंजेस थे इस टाइम पे, यानी कि 1945 के टाइम पे यूरोप के पास दो चैलेंजेस थे। चैलेंज नंबर 1 क्या था कि उनकी जो इकोनॉमी है, ठीक है, अब उस इकोनॉमी का क्या होगा कि वो जो सारी की सारी जो है वो टूट फूट का शिकार थी और वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो चुके थे। और सेकंड चैलेंज ये था कि दोबारा से जो है वो कैसे जो है कोई ऐसा प्लान किया जाए जिसके थ्रू जो है वो रोका जा सके ये जो वॉर है बार बार हो रही है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुई, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से सेकंड भी हो गई कुछ सालों के बाद। तो इसे रोका कैसे जाए, दो चैलेंजेस थे। तो इन दोनों चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो है यूरोप के अंदर क्या किया गया, खास करके जो वेस्टर्न यूरोप है, ठीक है। अब वेस्टर्न यूरोप की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसी टाइम पे कोल्ड वॉर का जो एरा चल रहा था। तो कोल्ड वॉर के एरा की वजह से जो ईस्टर्न यूरोप था, ठीक है, जो मशरकी यूरोप की हम जो बात कर रहे हैं, तो मशरकी यूरोप के ऊपर यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर यानी कि रशिया जो है उसका कब्जा था। तो इस वजह से जो है ईस्टर्न यूरोप के जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो तो इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन जो वेस्टर्न यूरोप था, जर्मनी के, फ्रांस के, ठीक है, इटली के, ये जो कंट्रीज़ थे ये जो है मेजर प्लेयर थे उस टाइम पे वॉर के अंदर भी। तो अब इनके लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि दोबारा से वॉर को रोकना भी और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना भी, कि किस तरह से हो सके। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1950 के अंदर एक प्रपोजल आया, ठीक है। फ्रांस को सबसे बड़ा इशू था क्योंकि अब फ्रांस के जो हालात थे जर्मनी के साथ वो बहुत मुश्किल थे और बहुत मुश्किल से स्टैब्लिश होने थे, इसलिए जर्मनी को जो है वो तोड़ भी दिया गया ताकि जो है वो जर्मनी दोबारा से उतना ज़्यादा पावरफुल ना हो सके जितना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। तो जर्मनी को जो है वो मुख्तलिफ तरह से अटैक किया गया। दूसरा ये देखा गया कि वो सबसे मेजर क्या चीज़ है जो कि जर्मनी को या किसी भी कंट्री को हेल्प करती है वॉर में और उसे जो है वो वॉर तक लेके जाती है। तो पता ये चला कि दो चीज़ें सबसे मेजर हैं, एक है एनर्जी, और एनर्जी की शक्ल में कोल। हम जानते हैं कि आज से 50-60 साल पहले सबसे ज़्यादा कोल ही, आज भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और उस टाइम पे भी जो है वो कोयला ही इस्तेमाल होता था। और दूसरा जो है वो स्टील है कि छोटा बड़ा जितना भी बिजनेस है उसके लिए स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बगैर कोई भी मुल्क ग्रोथ कर ही नहीं सकता। तो ये दो चीज़ें जो है, खास करके जो कोल है इसकी माइंस बहुत ज़्यादा थी जर्मनी के अंदर, इसलिए वो एरिया जहां पे जो है वो कोल माइंस थी उसको तो जर्मनी से पहले अलग किया गया। लेकिन फिर भी एक खतरा मौजूद था फ्रांस के पास और जो बाकी कंट्रीज उनके पास कि भाई किस तरह से जो है इसको रोका जा सके। तो उन्होंने क्या किया, यानी कि जो कंट्रीज थे
इन्होंने ये जो दो चीज़ें हैं कोल और स्टील, एक प्रपोजल दिया जो फ्रांस के जो सेक्रेटरी थे, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर थे, शोमा डिक्लेरेशन को कहा जाता है। ये जो शोमा डिक्लेरेशन है इसको पास किया गया 9 मई 1950 को, ठीक है, कि ये डिक्लेरेशन क्या था, ये एक प्रपोजल था कि भाई ये जो स्टील और कोल है, 6 ममालिक जो हैं यूरोप के अंदर, 6 कंट्रीज जो हैं, उन 6 कंट्रीज का स्टील और कोल की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए कि वो बाहर से कंट्रोल हो, सुपरनैचुरल एक्टर्स उसने कंट्रोल करें, इंटरनली वो कंट्रोल ना हो सके। यानी जर्मनी से उसके कोयले का और उसके स्टील का कंट्रोल लेना था। और जितने भी बाकी कंट्रीज थे उन्होंने भी कहा कि भाई हम भी जो है वो मुश्तरका जो है वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसके तहत कोयला और स्टील के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके और इनको बाहर से कंट्रोल किया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ना कि अंदर से मुल्क कंट्रोल करे और दोबारा से जो है वो वॉर की तैयारी कर सके। तो बात को समझे, यानी कि कहानी कहां पर पहुंची कि कोल और स्टील को कंट्रोल करें तो मुल्क कोई भी पावरफुल नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने जो है वो एक सोसाइटी बनाई और ये जो है फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने जो है एक प्रपोजल दिया और 9 मई 1950 को जो है ये पास हुआ। अब इसमें प्रपोजल क्या था कि इन्होंने कोल एंड स्टील इंडस्ट्री कम्युनिटी बनाई यूरोप के अंदर, ईयू यानी यूरोपीय यूनियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई। 1950 से 1952 ये काम करती रही। कोल्ड वॉर कह रहे जैसे मैंने आपको बताया वो भी चल रहा था, तो इसलिए सिर्फ वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज और खास करके जो 6 मेजर प्लेयर्स थे वो इसके अंदर जो है वो शामिल हुए। अब 6 कंट्रीज कौन से थे जिन्होंने जो है वो ईयू कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई? उसमें वेस्ट जर्मनी शामिल था, नीदरलैंड शामिल था, फ्रांस था, बेल्जियम था, इटली था और लग्जमबर्ग था। तो ये जो 6 ममालिक थे, इन 6 ममालिक ने मिल के जो है वो क्या किया जी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो है वो तश्कील दी। और यही आगाज माना जाता है यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन का मतलब क्या है कि यूरोप के कंट्रीज की यूनियन, ऐसा ही है। तो ये फर्स्ट टाइम 6 कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, क्योंकि बार बार यूरोप के अंदर वॉर्स हो रही हैं, तो ऐसे में जो है उन्होंने फिर क्या किया, मिलके जो है वो ये बना दिया। इससे पहले यूएन भी बन चुका था, लेकिन अब यूरोप के अंदर, क्योंकि यूएन तो पूरी दुनिया के लिए बना था, तो यूरोप के अंदर उन्होंने स्पेशली जो है वॉर को रोकने के लिए ये टेक्निक यूज की थी। अब ऐसे में ट्रीटी ऑफ यूरोपियन कोल एंड स्टील जो है वो 18 अप्रैल को 1951 को जो है ये पास हो गई और इसको जो है 1952 में इसको लागू कर दिया गया कि 18 अप्रैल को जो पास हुई थी, कि जिसके तहत पूरे का पूरा जो कोल है या स्टील है उसका जो है वो मुश्तरका तौर पे 6 ममालिक का कंट्रोल जो है उसके लिए एक कम्युनिटी बना दी गई। ठीक हो गया, ये आगाज था यानी यूरोपीय यूनियन का। अब ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद क्या हुआ 1957 में, अब ये प्रोसेस चलता रहा क्योंकि इसी कम्युनिटी के अंडर जो है वो एक कॉमन असेंबली जो है वो बनाई गई, कॉमन असेंबली के नाम से, यानी वही जो जिसे आज हम यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है, कि वो पार्लियामेंट है यूरोपीय यूनियन की। तो वो पार्लियामेंट, उसका जो पुराना नाम था उसी को कहा गया कॉमन असेंबली, जिसको 1962 के अंदर जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट का नाम दिया गया। तो ये कॉमन असेंबली बना दी गई। इसका मतलब वहां पे इश्यूज वगैरह डिस्कस होते और ये जितना भी इन्होंने सेटअप किया था इसकी वहां पे डिबेट होती। तो ये आपको यहां पिक्चर भी दिखाई दे रही है और ये जो पिक्चर है ये ट्रीटी ऑफ हमें यहां पे दिखाई देती है किस तरह से कोल कम्युनिटी ने यहां पे काम किया। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रीटी ऑफ रोम 1957, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है स्टेप सेकंड। ये जो था स्टेप 1 था। स्टेप 1 में क्या हुआ कि जो कम्युनिटी थी ईयू की स्टील एंड कोल कम्युनिटी वो बनाई गई। स्टेप 2 के अंदर एक और ट्रीटी पास हुई, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अब ये यूरोपीय यूनियन की तरफ जा रहा है, वो यूरोपीय यूनियन जो आज हम देखते हैं। ट्रीटी ऑफ रोम जो है वो 1957 के अंदर जो है वो पास हुई। इसके अंदर क्या किया गया जी, जो एक्सपेंशन थी, एक तो कॉपरेशन की, उसको बढ़ाया गया। यानी ये जो 6 ममालिक थे, अब इन्होंने ये सोचा क्योंकि हमारी कम्युनिटी तो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो अब इस कम्युनिटी को जो है, इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जाए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल किया जाए। तो उन्हें मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर इसमें सोचा कि हम काम कर सकते हैं। तो इसकी एक्सपेंशन हुई, एक तो कॉपरेशन की कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स, जिसमें खास करके जो इकोनॉमिक सेक्टर था और इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको जो है वो शामिल किया गया इस ट्रीटी ऑफ रोम के अंदर। तो ये नेक्स्ट स्टेप था यूरोपीय यूनियन की तरफ, ठीक है। और इसमें 2 मेजर जो है वो ट्रीटीज सामने आई और एक ट्रीटी थी जो ट्रीटी ऑफ रोम थी, ठीक है, और इसी के अंदर यानी ट्रीटी ऑफ रोम के अंदर 2 मेजर ट्रीटीज थी। एक थी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ECC, इसको तश्कील दिया गया, ठीक है, ट्रीटी ऑफ रोम के अंडर। दूसरा जो है और इसके अंडर क्या कहा गया जी, जो कस्टम यूनियन है उसकी तश्कील दी गई कि भाई कस्टम फ्री ट्रेड जो है वो किस तरह से की जाए। और इस तरह इसका फायदा ये हुआ कि 1968 के अंदर, ठीक है जी, 1957 के अंदर ये ट्रीटी ऑफ रोम पास हुई और तकरीबन 11 साल के बाद जो है वो क्या हुआ कि यूरोप की जो ट्रेड हो गई वो कस्टम फ्री हो गई इन 6 कंट्रीज की आपस में 1968 के अंदर। तो एक तो ये पास हुआ ट्रीटी ऑफ रोम के अंडर। दूसरा क्या हुआ जी, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है EAEC
NPTCE जो है ये बनाया गया, यानी कि जितनी भी एटॉमिक एनर्जी है उसको एक तो पॉजिटिवली यूज किया जाएगा, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और उसके अंदर जितनी रिसर्च हो रही है वो पीसफुल यूज के लिए इस्तेमाल होगी। अब बात को समझे हैं कि अब दूसरे स्टेप के तौर पे ट्रीटी ऑफ रोम जो है वो साइन की गई और इसके दो मेजर अंदर ट्रीटीज थी, सब ट्रीटीज जिसको हम कह सकते हैं। एक थी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जिसका पर्पस था कस्टम को खत्म करना, जो कस्टम है ट्रेड कस्टम, और दूसरा जो है वो यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है उसका तश्कील देना, ताकि जो एटॉमिक एनर्जी है इसको दोबारा से जो है वॉर के लिए यूज ना किया जा सके, बल्कि इसकी जो रिसर्च है उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके। आते हैं जी स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या हुआ, अब ये बैकग्राउंड ही चल रहा है। स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ जी, मर्जर ट्रीटी का नाम दिया गया, या इसे ब्रसेल्स ट्रीटी भी कहा जाता है, दोनों ही है, मर्जर ट्रीटी कहा जाए या ब्रसेल्स ट्रीटी कहा जाए। ये 1965 के अंदर, अब लास्ट 1957 के अंदर हुई, तो ये 1965 के अंदर जो है ये पास हुई। अब इसमें क्या हुआ कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस जो पहले बने थे, ठीक है जी, यानी कि जो यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी थी, ठीक है जी, ECSC यूरोपियन स्टील कोल और स्टील जो कम्युनिटी थी, तो उस कम्युनिटी को क्या किया गया, उसके अंडर जो इदारे थे उन इदारों को मॉडर्नाइज किया गया, यानी मजीद एक तो उनकी मजीद डायमेंशंस दी गई, ठीक है। अब मॉडर्नाइज का मतलब यही है, और दूसरा फिर क्या है कि उसको मजीद बेहतर किया गया और बेहतर तरीके से उसके फंक्शंस को हैंडल किया गया इस ट्रीटी के अंदर। और फिर दूसरा क्या किया गया, सिंगल यूरोपियन एक्ट जो है वो पास हुआ 1986 के अंदर, इसी के अंडर रहते हुए एक्सचेंज इश्यूज, जो जितने भी एक्सचेंज इश्यूज जो आ रहे थे, ठीक है, उसको यहां पे जो है वो रिजॉल्व किया गया इस यूरोपियन एक्ट के अंडर। नंबर 4 पे चलते हैं जी, कि यानी नंबर 4 स्टेप क्या हुआ। नंबर 4 स्टेप जो है वो ओरिजिनल जिसको हम मानते हैं भाई, और मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में आपको जो देखने को मिलेगा वो यही मिलेगा कि जो EU है, यानी जो यूरोपीय यूनियन है, उसकी जो आगाज़ है वो 1992 से हुआ, ठीक है। तो अब ये 1992 के अंदर जो है द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है ये पास हुई 1992 के अंदर, और ये जो है वो 7 फरवरी जो है 1992 को जो है ये ट्रीटी सामने आई, द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, और इसी को बेसिक जो है वो माना जाता है कि यहीं से यूरोपीय यूनियन, वो यूरोपीय यूनियन जो आज हमें दिखाई देती है, जो इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है और इतने ज़्यादा जो है वो फंक्शंस जो है वो किरदार अदा कर रही है, तो वो उस टाइम पे तश्कील हुई। तो 12 मेंबर्स जो हैं इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनिट जो है इसके अंदर, और इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनिट्स जो है इसके अंदर जो है वो तश्कील दिए गए, यानी सबसे पहले 12 मेंबर्स थे। अब ये मेंबर्स आहिस्ता आहिस्ता, पहले 6 थे आपने देखा, अब ये जो ऐड हो रहे हैं इनको मैं एट द एंड जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह कब कब मेंबर्स जो है वो ऐड हुए। तो 12 मेंबर्स थे और इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनिट जो है इसका कायम किया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो सिंगल करेंसी जो है वो की गई, यानी कि यूरो जो थी सिंगल करेंसी, उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्योंकि अब जब सिंगल जो करेंसी है जब वो इंट्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली फिर जो है फिर वो एक पूरे का पूरा एक मुल्क की शक्ल है। अब जैसे आप कह सकते हैं कि एक फेडरेशन बन गई, कि फेडरेशन क्या है, कि एक फेडरल यूनिट है और उसके आगे सब यूनिट्स हैं, कि सब यूनिट्स इंडिपेंडेंट भी हैं लेकिन साथ में वो क्या है जी, डिपेंडेंसी भी उनकी मौजूद है, कि उनके अपने लॉज भी मौजूद हैं सब यूनिट्स के। जैसे आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, इंडिया की एग्जांपल ले लें, कि उनके स्टेट के अपने लॉज जो हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन साथ में एक जो है वो सेंट्रलाइज लॉ भी जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से बिल्कुल ये यूरोपीय यूनियन भी जो है वो सिंगल करेंसी की जब ऊपर आई तो अब इसका जो है वो सिस्टम चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि अब ये इंटीग्रेट हो गई। तो ये ओरिजिनल जो यूरोपीय यूनियन थी, जो EU जिसको हम मानते हैं, तो यहां से उसका जो है वो प्रॉपरली आगाज हुआ। इसके अलावा इसी के अंदर फॉरेन पॉलिसी जो है, अब इसने मास्टर टीची के अंदर ये बातें डिस्कस की गई कि क्या 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 और कैसे कैसे हम लेके चलेंगे इसको, क्योंकि ये इंप्लीमेंट 1993 के अंदर हुई प्रॉपरली। तो फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी की बात की गई कि वो जो है वो EU तश्कील देगी इस ट्रीटी के अंदर, मैस्टर टीची के अंदर। जस्टिस और होम अफेयर्स जो है इसके साथ शामिल किए गए। EU पार्लियामेंट जो है उसकी पावर्स को इंक्रीज किया गया। तो ये वही मेजर हैं जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हम देखते हैं, हमें ये चीजें दिखाई देती हैं कि सिंगल करेंसी है, फॉरेन पॉलिसी वो हैंडल करती है, सिक्योरिटी इश्यूज सारे के सारे फेडरल के पास हैं, जस्टिस है, और अफेयर्स का जो इशू है सारे का सारा होम अफेयर्स का वो उसके पास चला गया। पार्लियामेंट के पावर्स को मजीद इंक्रीज कर दिया कि वो लॉज जो है वो मजीद बनाए, पावरफुल लॉज बनाए। तो ये सारे के सारे जब बने तो प्रॉपरली जो है वो EU एस्टैब्लिश हुई यहां पे, ठीक है, और ऑफिशियली जो है वो एस्टैब्लिश हो गई। अब यहां पे उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटी आई जी, ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम। अब ये जो ट्रीटीज है, यहां तक की जो 5 स्टेप्स थे जो ट्रीटीज आ रही थी हमारे पास, वो तो इसकी ऑफिशियली यानी कि जब से इसने स्टार्ट किया अपना काम प्रॉपरली जिस शक्ल में आज हम देखते हैं। अब इसके बाद की जो ट्रीटीज हैं वो सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप इसको मजीद मॉडर्नाइज कर रही हैं, मजीद इसके फंक्शंस को जो है वो बेहतर कर रही हैं। जिसमें सबसे पहली ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम जो 1997 के अंदर जो है वो पास हुई। इसमें 15 मोर मेंबर्स जो है वो इंक्लूड हुए, सबसे पहली बात, ठीक है जी।
यानी मेंबर्स की तादाद जो है वो इंक्रीज हो गई। और दूसरा जो है मजीद जो वर्क है जस्टिस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर किया गया। यानी अब वो जो पहले एक खाका दिया गया था, एक स्ट्रक्चर दे दिया था, अब उसी स्ट्रक्चर के ऊपर जस्टिस के सिस्टम को किस तरह से बेहतर किया जाए, सिक्योरिटी को पूरी यूरोपीय यूनियन की किस तरह से बेहतर किया जाए, और एम्प्लॉयमेंट जो है उसको किस तरह से जनरेट किया जाए या किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है जी, ये इस पे काम किया गया। अच्छा, फ्री मूवमेंट ऑफ ईयू पीपल, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली आप देखिए यहां से जो इंडिया या पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इंडिया हो गया या पाकिस्तान हो गया, तो यहां से जो लोग भी जैसे स्टडी वीजा के ऊपर सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, तो स्टडी वीजा के ऊपर जाते हैं तो नहीं ये कहा जाता है यार आप देखो माल्टा चले जाओ, ठीक है, माल्टा एक छोटा सा कंट्री है लेकिन आपके पास ईयू का वीजा होगा तो आपने क्या करना है, पूरा यूरोप घूमोगे, जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी जॉब करो। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आप या फिर हंगरी चले जाओ, वहां से पूरा यूरोप घूमोगे, कि ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है, ये जो साइडों पे आपको दिखाई दे रहे हैं 28, तो अब वो जो कंट्रीज हैं अब वो सारा बताया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल यही बातें यहां पे भी डिस्कस हुई कि किस तरह से फ्रीली जो है यूरोपीय यूनियन के लोग जो है घूम सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ट्रेन का टिकट लें तो आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं। अच्छा, न्यू पॉलिटिकल मैकेनिज्म जो है यहां पे ड्रॉ किए गए कि मजीद यानी कि उसको बेहतर किया गया यूरोपीय यूनियन को, उसके अमेंडमेंट की गई उसके लॉज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटीज के इंप्रूवमेंट के ऊपर जो हुई, द ट्रीटी ऑफ नाइस हुई 2001 के अंदर, यानी 2001 के अंदर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। और वोटिंग रूल्स की जो रिफॉर्म्स हुई यहां पे लाई गई। इससे पहले जो डायरेक्ट वोटिंग जो स्टार्ट हुई थी उसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, वो 1979 के अंदर जो है डायरेक्ट वोटिंग ईयू के अंदर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो वोटिंग की रिफॉर्म्स हुई और उसको बेहतर किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रीटी साइन हुई वो 2007 के अंदर हुई, द ट्रीटी ऑफ लिस्बन। ठीक है जी, और 27 कंट्रीज जो है उन्होंने इसे साइन किया ट्रीटी ऑफ लिस्बन को। तो जो हमारे पास 28 का फिगर आ रहा है तकरीबन आप देखेंगे वो क्रोएशिया को छोड़ के पूरा होता जा रहा है, क्योंकि वो सबसे एंड पे दाखिल हुआ वो कंट्री। अच्छा, अब इसी के अंदर जो ट्रीटी ऑफ लिस्बन थी, एक तो 27 कंट्रीज के अंदर शामिल हुए, दूसरा इसके अंदर एक ट्रीटी थी एम्पावर ईयू डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी कि यूरोपीय यूनियन की जो डेमोक्रेसी है उसको एक तो एम्पावर किया जाए, उसके अंदर एफिशिएंसी लाई जाए और ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं उसको मीट कर सके, इस तरह से इसको सेट किया जाए या रिफॉर्म किया जाए। एक इसके अंदर यह बात की गई यानी ट्रीटी ऑफ लिस्बन के अंदर। दूसरा कहा गया जी परमानेंट जो प्रेसिडेंट है ईयू का उसको पोजीशन दी गई, पोजीशन यानी ये क्रिएट हो गई। और वो पोजीशन क्यों क्रिएट हुई, ताकि कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी हो सके। तो डिसीजन मेकिंग बॉडी वही हो सकती है कि जब जिस टाइम पे भी यूरोपीय यूनियन को जरूरत पड़े तो डिसीजन लिया जा सके, इसलिए जो परमानेंट प्रेसिडेंट है उसकी पोजीशन क्रिएट की गई इसी ट्रीटी ऑफ लिस्बन के अंडर। ठीक है, उसके बाद रीइंफोर्स की गई फॉरेन पॉलिसी कि दोबारा से फॉरेन पॉलिसी जो है, जो उसके चैलेंजेस हैं, खास करके एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, उनको जो है वो स्ट्रांगली जो है वो देख सके और स्ट्रांगली हैंडल कर सके। फॉरेन पॉलिसी का पर्पस ही क्या है कि वो जो बाहर की दुनिया है, ठीक है, बैरूनी दुनिया, तो उस बाहर की दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उसको मीट करे। तो ऐसे ही जो है वो यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, तो उसको रीइंफोर्स किया गया इसी ट्रीटी ऑफ लिस्बन के अंदर के ये जो है वो नुकात यहां पे शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी मेंबर्स की। इसके मेंबर कंट्रीज जैसे मैंने कहा कि 28 मेंबर्स थे, लेकिन अब जो है वो 27 हो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, हमने देखा कि पूरे का पूरा एक प्रोसेस चला और उसके बाद जो है वो यूके सेपरेट हो गया और उसने जो है वो यूरोपीय यूनियन छोड़ दी। तो उसमें जो कंट्रीज शामिल हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, इंग्लैंड है, लग्जमबर्ग है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ग्रीस है, ऑस्ट्रिया है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, पोलैंड है, हंगरी है, स्लोवेनिया है, द चीज रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, साइप्रस है, माल्टा है, एस्टोनिया है, लिटविया है, अच्छा जी, लिथुआनिया है, रोमानिया है, बल्गारिया है और क्रोएशिया है। ठीक है, सबसे आखिर में जो क्रोएशिया वो ऐड हुआ यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे मैप भी दिखाई दे रहा है कि आप मैप देखिए, यहाँ पे आपको सारे कंट्रीज इस जो है यूके को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। ठीक है, और इनकी सारी की सारी सिंगल करेंसी, सिंगल सिक्योरिटी, सिंगल फॉरेन पॉलिसी और बहुत ज़्यादा पावरफुल यानी ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है दुनिया के अंदर। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि ईयू जो है, जो यूरोपीय यूनियन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। कि अब देखिए, अब बात को ज़रा समझिएगा कि यहाँ पे हम जो बात करते हैं खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या पॉलिटिकल साइंस के अंदर सोवरेनिटी की बात करते हैं कि हाकमियत। ठीक है, कि बहुत से जो कंट्रीज से, ये जो आपको यहां कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे इन्होंने एक टाइम पे ईयू को ज्वाइन नहीं किया कि जैसे ही कहा गया भाई हमने ईयू को ज्वाइन करना है तो आप कर लो, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि वहां पे जो है वो रेफरेंडम करवाया गया हर कंट्री के अंदर और रेफरेंडम के थ्रू अवाम से पूछा गया। जैसे यूके में आपने देखा ब्रिटिश को वो पूरे का पूरा प्रोसेस हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई हम उसे छोड़ेंगे, ईयू को तो उन्होंने छोड़ दिया, तो रेफरेंडम के थ्रू पूछा गया। तो बहुत से कंट्रीज ने यह कहा कि भाई हमारी जो सोवरेनिटी है, हमारी जो हाकमियत है, क्योंकि जब सिक्योरिटी इशूज उनके पास
होंगे, फॉरेन पॉलिसी उनके पास होगी, करेंसी कंट्रोल उनके पास होगा, यानी ईयू के पास होगा, तो ऑब्वियसली हमारी जो सुवरेनिटी है वो कंप्रोमाइज होगी। इसलिए बहुत से कंट्रीज ने इसे नहीं माना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब उन्होंने देखा कि जब हम इनके साथ शामिल होंगे तो हमें फायदा ज्यादा होगा, तो उन्होंने जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको अडॉप्ट किया। तो यहां पे सुवरेनिटी भी जो है वो हकमियत भी किसी न किसी तरह चैलेंज जरूर हो रही है इन 28 कंट्रीज की या 27 कंट्रीज की यूरोप के अंदर, लेकिन फिर भी जो है इनकी ग्रोथ भी उसी तरह से हो रही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसी वजह से, क्योंकि अब ये पूरे का पूरा एक मुल्क बन चुका, फेडरल मुल्क जिसे मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे इसके चैलेंजेस भी ज्यादा हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा हैं। तो वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां पे मौजूद है, जिसके अंदर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इकोनॉमिक हैं, सोशल है, कल्चरल है, डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, एनवायरमेंट के इश्यूज हैं, इंडस्ट्रीज के इश्यूज हैं, सिटीजनशिप है, एजुकेशन है, हेल्थ है, फॉरेन अफेयर्स हैं, साइंटिफिक रिसर्च है। यानी कि हर वो इदारा, ठीक है, जो कि या हर वो इशू जो कि एक मुल्क का इशू हो सकता है और एक मुल्क जिसके ऊपर बेस करता है, बिल्कुल वही सारे के सारे इश्यूज और वही सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईयू की हैं, जो कि कलेक्टिवली हर मुल्क की देख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ईयू के अंडर जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बॉडीज हैं वो कौन कौन सी, मेजर जो बॉडीज हैं वो कौन कौन सी हैं। बॉडीज तो बहुत सारी हैं, बॉडीज हैं, फिर सब बॉडीज हैं, लेकिन क्योंकि पूरे का पूरा कंट्री का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पे क्या है कि जो मेजर है उनमें सबसे पहले जो है वो यूरोपियन काउंसिल 1974 में स्टैब्लिश की गई। तो जो यूरोपियन काउंसिल है यही सबसे पुरानी बॉडी है, इसकी पावरफुल बॉडी जो है। अब इसका अगर बात करें तो इसका सबसे पहला काम क्या है, गोल सेटिंग करना और प्रायोरिटीज जो है वो ईयू की सेट करना। इसका मतलब हमें जो एक सबसे पहला बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर जो चीज है ईयू के अंदर और बाकी सारे के सारे उसके सब ग्रुपिंग में आते हैं, तो उसमें क्या है जी, यूरोपियन काउंसिल है कि जो यूरोपियन काउंसिल है वही गोल्स भी सेट करती है, वही प्रायोरिटीज तय करती है कि अब क्या करना है यूरोपीय यूनियन का, ठीक है। और ये जो है वो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट 1992 जो है इसके अंदर जो है इसको वाइड रोल दे दिया गया। तो यही यानी कि जो ट्रीटी थी 1974 की, इसको 1992 के अंदर जो प्रॉपर किया गया मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंदर, तो उसके अंदर मजीद इसको पावरफुल किया गया। प्रेसिडेंट है इसका, ठीक है जी, और ये जो प्रेसिडेंट है ये 2.5 साल के लिए जो है वो इलेक्ट होता है, जो भी यो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है और इलेक्टेड होता है मेंबर्स की तरफ से, और 2.5 साल के लिए होता है। हेड ऑफ ईयू स्टेट्स यहाँ पे जो है इस काउंसिल के अंदर शामिल होते हैं इसके अलावा, और इसी तरह से 4 टाइम्स जो है वो 1 साल के अंदर इनकी मीटिंग होती है। ये जो यूरोपियन काउंसिल है 4 दफ़ा साल में इनकी मुलाकात होगी, और सारे के सारे जो ईयू मेंबर्स हैं वो इसके हेड हैं, इसी तरह से इसके मेंबर्स हैं ईयू के जितने मेंबर स्टेट्स हैं, इसी तरह से जो ईयू के डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं वो सारे के सारे भी इसके मेंबर्स हैं, किसके जी, यूरोपियन काउंसिल के। इसी वजह से ये सबसे पावरफुल जो है वो बॉडी हम ये कह सकते हैं ईयू के अंदर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो भी यूरोपीय यूनियन की, क्योंकि यूरोपीय यूनियन डिसीजन लेता है ममालिक का, लेकिन उसका जो डिसीजन लेने वाली बॉडी है वो यूरोपियन काउंसिल है। अब इसके गोल्स क्या क्या हैं, इसके गोल्स हैं जी, गोल सेटिंग करना सबसे पहले ईयू के लिए, पॉलिटिकल डायरेक्शंस हैं इसकी कि पॉलिटिकल इसके ऊपर काम करना, अपॉइंटमेंट्स हैं खास करके ईयू की कि जितनी भी यूरोपीय यूनियन के अंदर मेजर जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है जी, वो सारी की सारी जो है वो यूरोपियन काउंसिल के अंडर हैं। हैंडलिंग ईयू मीटिंग्स हैं और इसके प्रपोजल्स के ऊपर वर्किंग करना है कि जितना भी ईयू का स्ट्रक्चर है, जितना भी काम है जो ईयू करेगा उससे पहले का जो सब जो हम काम कहते हैं, जो पहले प्री काम जो है वो सारे का सारा जो है वो इसी काउंसिल के अंडर है। तो ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। दूसरी बात करते हैं जी सेकंड बॉडी की, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी से कहा जाता है। और ये क्या है जी, मिनिस्टीरियल मीटिंग्स जो है यहाँ पर रेगुलरली होती हैं, और इसका पर्पस क्या है, कोऑर्डिनेशन पैदा करना ईयू के अंदर। जैसे यूरोपियन काउंसिल है वैसे ये उसके नीचे जो है दूसरी पावरफुल सब बॉडी है। अच्छा, को लेजिस्लेटर भी है ये ईयू पार्लियामेंट की, यानी ईयू पार्लियामेंट के साथ मिलकर, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के साथ मिलकर वो अगर लॉज बनाती है तो ये भी कुछ लॉज जो है वो ड्राइव कर सकती है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी जो है, इसके सारे के सारे जो डिसीजन है वो मेजॉरिटी के ऊपर बेस करते हैं, यानी खुद से कोई डिसीजन नहीं लेगी, जितनी मेजॉरिटी होगी उसी के लिहाज से डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड इंस्टीट्यूशन या बॉडी की, वो है यूरोपियन पार्लियामेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब 10 सितंबर 1952 को जो है वो इसका आगाज किया गया, और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसको पहले कॉमन असेंबली के नाम से याद किया गया। ये वही कॉमन असेंबली है कि जो कि यूरोपीय यूनियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो है वो बनाई गई थी 1950 के अंदर, 51 के अंदर, तो उसी की जो कॉमन असेंबली थी उसी को कॉमन असेंबली कहा गया। इसी को 1962 में जो है फिर यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसका नाम
नाम दे दिया गया यूरोपीय यूनियन का पार्लियामेंट। ये जो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही है ये यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट है। ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर जो है वो इसका हेड ऑफिस है। अच्छा जी, डायरेक्ट वोटिंग होती है और ये डायरेक्ट वोटिंग जो है ये 1979 से स्टार्ट हुई और 705 मेंबर्स हैं इसके जो डायरेक्टली जो हैं वो मेंबर्स कंट्रीज से इलेक्ट होकर यहाँ पे आते हैं और उसके बाद जो है असेंबली के अंदर आके बैठते हैं। ठीक है, वो लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। ये बिल्कुल मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जैसे कि फेडरल सिस्टम है कि डायरेक्टली हम एक वोट करते हैं, ठीक है जी, फेडरल गवर्नमेंट को नेशनल असेंबली के लिए, तो बिल्कुल ये वैसे ही है कि नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग हो रही है कि यहाँ पे भाई यूरोपियन असेंबली के लिए वोटिंग हो रही है वहाँ से और लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं, मेंबर्स जो हैं वो। ईयू पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं वो सारे के सारे मेंबर कंट्रीज से होते हैं। डिसीजन मेकिंग जो है वो ईयू कर सकती है, ठीक है, और इसकी पावर्स जो है वो लिस्बन जो ट्रीटी है 2009 उसमें इंक्रीज की गई, यूरोपियन जो पार्लियामेंट है इसकी। इसके बाद है जी नंबर 4 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें शामिल है जी यूरोपियन कमीशन एंड सब कमीशन। अब ये जो यूरोपियन कमीशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली कमीशन क्यों बनाया जाता है? कमीशन हमेशा चेक एंड बैलेंस के लिए जो है वो बनाया जाता है कि भाई जब भी कोई भी इंक्वायरी होती है, तो आपने सुना होगा पाकिस्तान के अंदर कि भाई फलां जो है वो स्कैंडल हो गया, तो उस स्कैंडल के लिए क्या हो गया जी, कमीशन बना दो। ऐसे ही है, कमीशन बनाओ, वो उसकी इंक्वायरी करेगा, या कमीशन बनाओ किसी काम को देखने के लिए, कमीशन बनाओ जी किसी भी काम के हेडशिप के लिए। तो ये कमीशन बिल्कुल यूरोपीय यूनियन का जो कमीशन है ये भी ऐसा ही है और इसके अंदर भी सब कमीशन हैं जो कि इसके अंडर काम करते हैं। तो जो कमीशन है 5 ईयर्स टर्म होती है इस कमीशन की और यूरोपियन काउंसिल जो है उसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, या वो जो है यूरोपियन काउंसिल जो है वो से चूज करते हैं। अदर कमीशन होते हैं इसके अंदर जो है वो ड्यूटीज सेट की जाती हैं, जो कमीशन है फिर उनको ड्यूटीज देता है, ठीक है, और फिर वो अपनी ड्यूटीज जो है वो करते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए इस यूरोपियन कमीशन की, तो उसमें सबसे पहले जो है जी न्यू लॉज को प्रपोज करना इसका जो काम है, चेक करना जो करंट लॉज हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, ठीक है जी, बजट इंप्लीमेंटेशन देखना कि जो टैक्स पेयर्स के पैसे से बजट जो है वो आ रहा है ये क्या सही जगह पे जो है वो हर मुल्क इसे यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है, सारे का सारा चेक एंड बैलेंस जो है, ठीक है। और साल में जो है वीक में जो है वो एक दफा एक मीटिंग होती है इसमें, यानी हफ्ते में, हर हफ्ते में एक मीटिंग होती है इस कमीशन की। नेक्स्ट बात करते हैं जी कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऑफ ईयू यानी यूरोपीय यूनियन। अगला जो इदारा है इंपॉर्टेंट वो है जी कोर्ट ऑफ जस्टिस यूरोपीय यूनियन का, कि ये पूरे का पूरा जैसे कि फेडरल सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट यानी सबसे बड़ी जो मुल्क की अदालत है, सब जो है वो अदालतें मौजूद हैं या हाई कोर्ट जिन्हें हम कह सकते हैं। उसके बाद जो सबसे सुप्रीम जो कोर्ट है उसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसी तरह से जो हर मुल्क है यूरोपीय यूनियन के अंदर उसकी अपनी अपनी अदालतें तो मौजूद हैं, उनके अपने सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं, अपना जो जुडिशियल सिस्टम है वो मौजूद है। लेकिन अब जो यूरोपीय यूनियन है इसके कोलेक्टिवली जो ममालिक के जो इश्यूज हैं, ठीक है, लोगों के नहीं ममालिक के जो इश्यूज हैं आपस में, ठीक है, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जाहिर बात है एक सुप्रीम अथॉरिटी चाहिए, जैसे पार्लियामेंट मौजूद है, तो उसके लिए क्या है जी, उसके लिए ईयू जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, मेंबर्स कंट्रीज जो है वो इसके अंदर शामिल है और मेंबर कंट्रीज से ही जो है वो जजेस आते हैं, ठीक है। 28 जजेस के अंदर शामिल होते हैं, हर कंट्री से एक जज जो है वो शामिल होगा, 6 ईयर्स की जो है वो टर्म है और ये लॉ के इंप्लीमेंटेशन करते हैं और टेक केयर करते हैं लॉज की कि जो लॉज बनाए गए हैं उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंगली यूरोपीय यूनियन जो है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स जो है वो उसमें जो है वो काम करते हैं, यूरोपीय यूनियन के जितने भी झगड़े हैं वो भी ये निपटाती है। लग्जमबर्ग के अंदर इसकी जो है वो लोकेशन है, यानी ये जो है लग्जमबर्ग के अंदर वाक़ है। अच्छा, इसके बाद अगले इदारे की बात करते हैं वो जी यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स का मतलब ही क्या है, ऑडिटर करना यानी चेक एंड बैलेंस करना अकाउंट्स का, कि जितने भी अब पैसे हैं जो बजट के अंदर एलोकेट किए जाते हैं हर कंट्री को या यूरोपीय यूनियन को, तो अब उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना वो क्या है जी, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का काम है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन पूरे के पूरे यूरोपीय यूनियन का एक सेंट्रल बैंक मौजूद है, ठीक है, जिसका काम है यूरो की सेफ गार्ड करना, क्योंकि जब तक इनकी यूरो करेंसी मौजूद है, अब करेंसी तभी होगी जब उसके पीछे जो है वो बैंक मौजूद होगा, क्योंकि अगर कोई बैंक ही मौजूद नहीं है तो जाहिर बात है करेंसी तो कहीं से है ही नहीं, फिर वो कहां से आ रही है। तो उस करेंसी को जो है वो उसकी हिफाजत करना यानी उसकी वैल्यू को डाउन ना होने देना, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज में मेंटेन रखना, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यूरोपीय यूनियन पैसा कहां से लाता है, उसमें नॉर्मली जो है वो 3 तरीके जो है वो शामिल हैं, ठीक है। तो उसमें एक तो टैक्स जो है वो दिया जाता है, कस्टम ड्यूटीज जो है वो आती हैं, जो बाहर से पैसे हैं वो आते हैं, और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जो मेंबर स्टेट्स हैं अपनी जो जीडीपी है उसका 1% वो देते हैं यूरोपीय यूनियन को, जो भी उनका जीडीपी है। अब जो मुल्क गरीब है या कम आमदनी है तो वो अपनी जीडीपी के हिसाब से देखा, जो जिसकी जीडीपी ज्यादा है वो अपनी जीडीपी के हिसाब से परसेंटेज सेम है, ठीक है। और कॉमन करेंसी जो है वो यूरो है इनकी।
अब कब कब कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो शामिल हुए, यानी जो 28 कंट्रीज शामिल हुए, तो ये कब कब जो है वो शामिल हुए, क्योंकि सारे ही कंट्रीज एक दफ़ा यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि उन्हें अपनी सोवरेनिटी जो है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, तो इसी वजह से टाइम टू टाइम शामिल होते रहे। 1973 के अंदर हम सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि 6 कंट्रीज जो है सबसे पहले 1951 के अंदर जिन्होंने कोल एंड स्टील जो है वो बनाया था, तो उसी टाइम पे वो 6 कंट्रीज शामिल थे। उस 6 के बाद जो है शामिल हुए 1973 के अंदर इंग्लैंड शामिल हुआ, आयरलैंड शामिल हुआ और डेनमार्क शामिल हुआ। 1981 के अंदर ग्रीस जो है वो शामिल हुआ। 1986 के अंदर पुर्तगाल और स्पेन जो है वो शामिल हुआ। 1995 के अंदर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन शामिल हुआ। 2004 के अंदर साइप्रस, चीज रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लिटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवेकिया और स्लोवेनिया जो है ये कंट्री शामिल हो गए। 2007 के अंदर बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हो गए और 2013 के अंदर क्रोएशिया जो है वो इसके अंदर शामिल हो गया। तो ये कंट्रीज जो हैं वो टाइम टू टाइम शामिल हुए। अब क्योंकि कंट्रीज जो हैं, जो ममालिक हैं, इनका ये अपना सोल, हम ये नहीं कह सकते कि इनका जो है वो डिसीजन था कि उसके साथ शामिल होंगे। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि रेफरेंडम करवाया गया हर मुल्क के अंदर, तो रेफरेंडम जो है जब आवाम ने ये कहा कि हम इसके साथ शामिल होंगे तो तब भी जो है वो शामिल किया गया। तो नॉर्मली जो इलेक्शंस वगैरह हैं वो इलेक्शंस हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो टर्न आउट है, वोटिंग रेशो काफ़ी ज़्यादा कम ही रहती है, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रही है। तो फिलहाल तक जो है वो लोगों का कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं गो कि वो फ़ायदा इससे ज़रूर उठा रहे हैं। तो ये सारे का सारा यूरोपीय यूनियन है जी, और यूरोपीय यूनियन का स्ट्रक्चर है और उसका जो है वर्किंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।